अर्थ जगत की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कई एक और भी बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको जानना इस आर्थिक गुरुकुल में अत्यंत आवश्यक है, जो हम लोग इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। और वो मुख्य शब्द हैं और बहुत ही प्रचलित रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और EMI। आर्थिक गुरुकुल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं देवदास अग्रवाल। इस एपिसोड में आज बहुत समीचीन और वर्तमान समय में लगभग सभी निवेशक या सभी जागरूक आर्थिक जगत से जुड़े लोगों के जहन में एक शब्द हर 3 महीने पे ज़रूर सुनाई पड़ता है, और वो होता है RBI से संबंधित रेपो रेट में या रेपो रेट की पॉलिसी में, या जिसको बोले मॉनेटरी पॉलिसी में होने वाले परिवर्तन और उससे जुड़ा हुआ स्टॉक मार्केट या पूरी फाइनेंशियल गतिविधियों पर पड़ने वाला उसका असर। तो इस एपिसोड में रेपो रेट को सबसे पहले समझते हैं, वहीं प्रासंगिक होगा रिवर्स रेपो रेट को भी समझना और उसका असर हम लोगों की EMI पर कैसे पड़ता है। इन 3 मुख्य बिंदुओं पर हम लोग इस एपिसोड में चर्चा करना चाहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को डिक्लेयर करने के लिए रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी होती है जिसमें 5 सदस्य होते हैं, और इस कमेटी की मीटिंग पूर्व निर्धारित 3 दिनों के समय के लिए होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। तो 6 और 7 तारीख के मंथन के बाद तीसरे दिन मॉनेटरी पॉलिसी में जो 5 सदस्य होते हैं उनके व्यू के आधार पर इसमें घोषणाएं होती हैं, जो माननीय RBI के गवर्नर जी, जो वर्तमान में शशिकांता दास जी हैं, उनके द्वारा होता है। और ये इसका प्रसारण भी दूरदर्शन पे होता है, तमाम चैनलों पे होता है, तमाम बिजनेस चैनलों पे होता है। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो बहुत सरल शब्दों में कहा जाए और बहुत सरल शब्दों में समझा जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक भारत में है वो होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI। तो RBI एक तरीके से नियामक वह संस्था है जिसके द्वारा बनाए गए नियम कानून और उसी के अंडर में सभी बैंकों का सब कामकाज होता है, उन्हीं पॉलिसियों के तहत होता है। और यह कहें तो एक तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री का पितामह या भीष्म पितामह के रूप में सबसे बुज़ुर्ग व्यक्ति RBI होता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतवर्ष में यहाँ की करेंसी को भी संचालित करता है, उसके प्रिंटिंग, उसके विपणन, तमाम चीज़ों का पूरा दायित्व RBI के ऊपर होता है। यही RBI की जो पॉलिसी होती है वही डायरेक्टली जुड़ी होती है बैंकों को पैसे के लेन देन करने के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेपो रेट का प्रत्यक्ष तौर पर पहला चरण बैंकों के बीच में ही होता है, मतलब RBI और डिफरेंट दूसरे बैंकों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में भी पैसे का काफ़ी लेन देन होता है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो दूसरे बैंक होते हैं वो RBI से पैसे उधार लेते हैं, RBI भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो बैंकों से कुछ पैसे उधार लेते हैं। तो यहीं पर वह रेपो रेट का इम्पोर्टेंस आता है, और यह बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए कि तमाम बाकी जितने भी बैंक्स हैं वह जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर RBI से पैसे लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि RBI को भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और RBI तमाम दूसरे जो बैंक्स हैं उनसे भी वापस पैसे अपने पास लेता है। तो उसी RBI के द्वारा अन्य बैंकों से लिए जाने वाले पैसे को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और यहाँ पर यह बहुत ही प्रासंगिक होगा बताना कि रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट कम हुआ करता है, क्योंकि RBI जिस
मौद्रिक दर पर ब्याज की जिस दर पर रेपो रेट के आधार पर जो पैसे बैंकों को देता है, वह लेने के समय में उन्हीं बैंकों से उससे कुछ बेसिस पॉइंट अर्थात एक पैसे को 1 बेसिस पॉइंट समझा जा सकता है और 1 रुपये को 100 बेसिस पॉइंट समझा जा सकता है। तो आरबीआई जब भी बैंकों से पैसा वापस लेता है तो वह अपने रेपो रेट से कुछ कम रेट पर लेता है, और यही उसके अपने खर्चों को अथवा तमाम व्यवस्थाओं को चलाने वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए यह आवश्यक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यहाँ तक की स्थिति में अवश्य क्लियर हो रहा है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा होती है, क्योंकि इसके 20-30 या 50 बेसिस पॉइंट के घटबढ़ से पूरी इकनॉमी पर असर पड़ता है। रेपो रेट की जो एमपीसी की जो मीटिंग 3 दिन चलती है, उसमें 5 सदस्यों के बीच में देश के तमाम इन्फ्लेशन के डेटा पर, जीडीपी पर और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के ऊपर और देश की लिक्विडिटी पर, तमाम टैक्स कलेक्शंस पर, जितने भी आर्थिक आयाम हैं उन पर गहन विचार होता है। और इन 5 मेंबर्स में यह ज़रूरी नहीं है कि 5 एक ही राय के हो जाएं। हर व्यक्ति को अपनी राय देने का इन 5 में स्वतंत्र अधिकार होता है, और कभी कभी ऐसी पोजीशन भी होती है कि 4:1 के अनुसार अथवा 3:2 के बहुमत के आधार पर वह पॉलिसी का डिक्लेरेशन होता है। तो जो व्यक्ति जिसकी अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन या अलग ओपिनियन होती है, वह अपनी अलग ओपिनियन देता है, बाकी बहुमत के आधार पर जो निर्धारण होता है वही रेपो रेट का डिक्लेरेशन होता है। तो इस प्रकार से रेपो रेट बैंकों को दिए जाने वाले पैसे पर लगने वाले ब्याज की दर और अन्य बैंकों से रिज़र्व बैंक को जो पैसा लिया जाना है वह रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब यहाँ पर आम जनता को, हम सब लोगों को दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिर रेपो रेट से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट यह है कि जब हम किसी भी तरीके से, कोई भी व्यापारी या कोई भी उपभोक्ता बैंकों से किसी तरीके के पैसे को उधार लेता है, या कोई वस्तु खरीदने के लिए, कोई हायर परचेज़ करने के लिए कोई पैसे बैंकों से फाइनेंस लेता है, तो उसकी एक ईएमआई अर्थात इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट की एक किस्त बनती है, और वह किस्त रेपो रेट के बेस पर ही जोड़े गए ब्याज के आधार पर होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, 30 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट जो भी बढ़ोतरी होती है, तो उसका प्रत्यक्ष और सीधा प्रभाव किसी भी उपभोक्ता की या हाउसिंग फाइनेंस हो या अन्य किसी भी प्रकार का लोन हो, उसकी जो ईएमआई होती है उसके ऊपर उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। और रेपो रेट अगर कुछ बढ़ता है तो आम उपभोक्ता के लिए उसकी ईएमआई भी अवश्य ही कुछ न कुछ उसी के समानुपातिक दर से बढ़ जाती है। देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था को और ख़ास करके इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक रेपो रेट को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टूल के रूप में इस्तेमाल करता है। और वह तमाम अध्ययनों के बाद, आर्थिक आंकड़ों के एनालिसिस के बाद, स्टैटिस्टिक्स के पूरे एनालिसिस के बाद इस प्रकार के रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। यह बहुत ही संपूर्ण देश के लोगों की या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिया जाने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, जिसके लिए बहुत ही हाई लेवल की स्किल और इन पीसी के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही हाई लेवल के स्किल्ड लोग होते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था की पूरी समझ होती है। और वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सुनहरे काल में अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल की ओर बढ़ रही है, उसमें हम सभी लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि रेपो रेट के साथ साथ में भारत की पूरे विश्व के अर्थ जगत में बढ़ने वाली अपनी रेपुटेशन भी
बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ रही है और इसके लिए हम सब का सिर बहुत ही गर्व से ऊंचा हो रहा है। देश के पूरे नागरिकों के, देश की पूरी जनता के, सबके सम्मान के साथ भारत माता की जय।